हर गली में फैल चुकी एक खौफनाक फिजा। नहीं जानू तुम कौन सा कांपे तुम्हारे बदन का हिस्सा। बस चुपचाप सुन लो मेरा ये पुरस्कार किस्सा। रात का वक्त था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। सड़क भीगी हुई थी। रेबिका और डैनियल गाड़ी में घर के रास्ते जा रहे थे। रेबिका ने गाड़ी चलाते हुए अचानक कहा, डैनियल, मुझे लगता है हम गलत जगह रह रहे हैं। डैनियल ने हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, रेबिका, तुम भी ना बच्चों की बातों को सीरियस ले रही हो। रेबिका ने स्टीयरिंग को टाइट पकड़ लिया। नहीं डैनियल, तुम्हें अब भी ये सब सच नहीं लगता? है ना, हर वक्त किसी बूढ़ी औरत का जिक्र करती है जो कभी और वो औरत उसके रूम में होती, कभी उसे रॉकिंग चेयर में बैठी दिखती है। मेरे किचन में गिलास वगैरह हमेशा टूटते रहते हैं, पता नहीं कौन तोड़ता है। और हमारी पहली रात इस घर में याद नहीं, क्लोही बाथरूम में अनकॉन्शियस मिली थी और वो भी किसी बूढ़ी औरत का बता रही थी। और मुझे अक्सर लगता है कि कोई हमें देख रहा होता है, खासकर की रात को। डैनियल चुप हो गया। डैनियल के दिमाग में भी उस दिन होने वाला वो वाक़या चल रहा था जब उसने तहखाने में हैना की आवाज़ सुनी थी और उस रॉकिंग चेयर पर उसकी डॉल भी देखी थी। अचानक गाड़ी एक पुराने ऑफिस के सामने रुकी, प्रॉपर्टी ओनर का ऑफिस। रेबिका ने डैनियल की बात काटते हुए बोला, नहीं, अब और नहीं, हमें ऑनर से बात करनी होगी डैनियल। वी हैव टू फाइंड आउट कि इस घर का बैकग्राउंड क्या है। आई थिंक यू आर राइट रेबिका, चलो पता करते हैं इस घर का राज, डैनियल बोला। रात और गहरी हो चुकी थी। बारिश पहले से ज़्यादा तेज़ होने लगी। क्लोही और हैना टॉर्च लेकर हॉलवे में खड़ी थीं। हैना, तुम डरना नहीं, लाइट वापस आ जाएगी, बस मुझे नीचे जाके स्विच ऑन करना होगा, क्लोही बोली। हैना ने धीमी आवाज़ में कहा, आपी, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, तुम प्लीज़ नीचे ना जाओ। कुछ नहीं होगा, आई विल बी बैक, क्लोही ने जवाब दिया। तहखाने का दरवाज़ा खुला, हवा का एक झोंका आया और क्लोही दबे पांव सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे जाने लगी। वो घर के तहखाने को पहली बार देख रही थी, मगर अभी उसको सिर्फ एक चीज़ ढूंढनी थी, बिजली का बोर्ड, जिससे वो लाइट दोबारा वापस ला सके। लेकिन तभी एक पुरानी तस्वीर उसके सामने आ गिरी, एक फ़ोटो फ्रेम जिसमें एक बूढ़ी औरत थी, सख्त आंखें और पीछे वही घर। ये वही औरत थी जो क्लोही को उस रात बाथरूम के पीछे मिरर में नजर आई थी। क्लोही जैसे ही पीछे मुड़ी तो उसका दिल उसके हलक में आ गया। वो चीख भी ना सकी। ऊपर हैना को क्लोही का इंतज़ार करते हुए 10 मिनट से ज़्यादा हो गए थे। आपी, आपी, आप कहाँ हो? ऊपर आ जाओ। हैना बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, लेकिन 6 साल की बच्ची ने हिम्मत करते हुए आराम आराम से आगे बढ़ने का फ़ैसला किया। अभी वो बस थोड़ा सा ही सामने आई थी कि जो मंज़र उसने देखा, हैना की रगों में बर्फ़ जम गई। क्लोही के बाल खुले और बिखरे हुए थे, उसकी आंखें पूरी सफ़ेद चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। और वो हैना की तरफ ऐसे चलकर आ रही थी जैसे कोई 60 या 70 साल की
बुढ़िया आ रही हो। उसके हाथ में एक लाठी भी थी। वो हंस रही थी। उसकी आवाज़ उसकी नहीं थी। आवाज़ में भी दहशत थी। हैना पीछे हटी। आपी, आपी ये मैं हूँ। नहीं, प्लीज़, उसने रोते हुए कहा। क्लोही ने उसी भयानक मुस्कान में कहा, ये घर मेरा है और मेरे शौहर का। हैना वहाँ से भागी, लेकिन पूरे घर में क्लोही की वो भयानक हंसी गूंज रही थी। कभी वो हंसती, कभी वो रोती, कभी अपनी आवाज़ में बोलती, हैना भाग जाओ, मेरे पास मत आना, घर से बाहर भाग जाओ फौरन। फिर अचानक उसी खौफनाक आवाज़ में बोलती, तुम सबको मार दूंगी। हैना स्टेयर्स की तरफ भागी। पीछे से क्लोही, या बोले उसके अंदर एवलिन की हंसी गूंज रही थी। घर का मेन डोर बंद था। हैना के पास अब एक रास्ता था बचे रहने का। हैना अपने रूम की एक अलमारी में छुपी रही। उसकी सांस रुक रही थी। अचानक कमरे का दरवाज़ा खुला। क्लोही अंदर आती है। अचानक क्लोही अपनी आवाज़ में बोली। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। हैना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। फिर अचानक उसी भयानक सी मुस्कुराहट के साथ एवलिन क्लोही के अंदर से बोली, हैना, तुम मेरा पहला शिकार बनोगी। हैना एक पल के लिए सहम गई। उसे ऐसा लगा जैसे उसका आखिरी वक्त आ चुका है। लेकिन तभी कमरे के बाहर एक बुजुर्ग आदमी की आवाज़ सुनाई दी। एवलिन झटके से पीछे मुड़ी। एक बूढ़ा शख्स दरवाजे पर खड़ा था। हेलो डार्लिंग, मैं आ गया। एवलिन रोविन एक 14 साल की लड़की थी जो इस दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा नरम दिल थी। उसकी आंखों में ढेरों ख्वाब बसते थे, लेकिन उसकी बस्ती में सिर्फ बेबसी बसती थी। वो और उसका ख़ानदान एक गरीब और कमज़ोर इलाके में रहते थे। एक ऐसा इलाका जो कहीं सालों से दुश्मनों की नज़र में आ चुका था। इस इलाके में दुश्मनों से लड़ने के लिए कुछ भी नहीं था। ना सिपाही, ना हथियार, ना हुकूमत, ना ताकत, ना आवाज़। और फिर एक रात दुश्मनों के कहने से पूरे इलाके में आग लगाई गई। एवलिन के घर से चीखें उठीं। उसकी माँ, उसका बाप, बहन, भाई, उसकी छोटी सी दुनिया और उसका घर सब जला दिया गया। एवलिन किसी न किसी तरह बच गई और वो अब अपनी उस बस्ती से निकलकर एक ऐसी जगह आ गई थी जहाँ उससे दूर दूर तक कोई ख़तरा नहीं था। वो ज़िंदा ज़रूर बच गई थी, लेकिन अब वो कोई ज़िंदा इंसान नहीं बल्कि एक ज़िंदा मुर्दा थी। जो सदमा उसने सहा था वो कोई भी इतनी सी उम्र में नहीं सह सकता था। घर वालों को अपनी आँखों के सामने ज़िंदा जलते हुए देखना। अक्सर वो एक दरख्त के पास जाकर आहिस्ते से रो रो कर ये बोलती रहती, अब मेरा कोई नहीं है। मैं ज़िंदगी में अकेली हूँ। उसका घर ही उसका सब कुछ था और अब ना घर रहा था और ना घर वाले।
लेकिन कहते हैं ना कि अल्लाह ने हर एक इंसान के लिए उसका जीवन साथी भी उसी के साथ इस दुनिया में भेजा होता है। उसी तरह एवलिन के लिए भी कोई था। फिर उसकी ज़िंदगी में आया विक्टर हार्पर, जो उसे इस गम से निकालकर अपनी दुनिया में अपने साथ रखना चाहता था। वो उससे बेइंतहा मोहब्बत करता था। हार्पर ने एवलिन को सिर्फ प्यार नहीं दिया, बल्कि उसके दर्द को भी समझा। वो उसे अपने साथ ले गया, गांव की ज़िंदगी से दूर शहर में, और उसके लिए एक घर बनाया। उससे शादी की और एवलिन को एक हसीन नई ज़िंदगी दी। एवलिन ने काफ़ी लंबे अरसे के बाद इतनी सारी खुशियाँ देखीं और वो लंबे अरसे बाद जाकर मुस्कुराई। उसने भी हार्पर से बेइंतहा मोहब्बत करना शुरू कर दिया। लंबा अरसा गुज़र गया और एक मर्तबा फिर एवलिन की ज़िंदगी में एक बहुत बड़ी आजमाइश आई। एवलिन माँ नहीं बन सकती थी। रात को वो हार्पर के सीने से लगकर रोती रहती। हार्पर ने सर पर तसल्ली भरा हाथ फेरते हुए कहा, डार्लिंग, तुम मेरी दुनिया हो, कोई बात नहीं, बस तुम हो ना मेरे पास, मेरे लिए यही बहुत है। बस एक वादा करो, तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी। और फिर एवलिन ने कसम खाई, हार्पर, मैं तुम्हें और इस घर को कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। अपने घर और अपनों को खोना मुझे पता है। ये घर सिर्फ मेरा और तुम्हारा है। मैं नहीं जाऊंगी विक्टर, कभी नहीं। साल गुजर गए, लेकिन एवलिन और विक्टर कभी अलग नहीं हुए। लेकिन कहते हैं ना कि जिसकी जहाँ लिखी उसे कोई टाल नहीं सकता। बीमारी आहिस्ते आहिस्ते बढ़ती गई, जिस्म कमज़ोर होता गया। एवलिन अब अपने बेड से उठ नहीं सकती थी। वो बस अपने कमरे में रहकर हार्पर से बातें करती। हार्पर एवलिन का ऐसा हाल देखकर टूट चुका था। एवलिन ने आखिरी बार हार्पर से कहा, डार्लिंग, तुम परेशान मत हो। तुमने मुझे मेरी ज़िंदगी के बुरे वक्त से निकाला था, मैं भूली नहीं। अब मैं तुम्हें बुरे वक्त में नहीं आने दूंगी। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। याद है ना मेरा वादा, ये घर सिर्फ हमारा है। एवलिन मर गई, मगर उस घर को छोड़कर नहीं गई। उसके मरने के बाद घर खाली ज़रूर लगता था, लेकिन ऐसा लगता था कि एवलिन अभी भी यहीं हार्पर के साथ है। जो भी हार्पर के पास आता घर को बिकवाने की बात करने, वो जिंदा ना बचता। दीवारों से चीखें, दरवाज़ों का अपने आप बंद होना और एवलिन की वो खौफनाक गूंजती आवाज़ पूरे घर में, ये घर हमारा है। हार्पर सब जानता था, लेकिन वो एवलिन को छोड़कर नहीं जा सकता था और ना रुक सकता था। वो अब भी उससे बहुत प्यार करता था। एक दिन हार्पर का दिल रुक गया। उसे दिल का दौरा पड़ा। उसकी ज़िंदगी बच गई, लेकिन वो कोमा में था। पीछे एवलिन की रूह उस घर में हार्पर के बगैर अब और भी ज़्यादा गुस्से में रह रही थी, क्योंकि वो उस घर से बाहर नहीं आ सकती थी।
वो रूह सिर्फ उस घर में कैद थी। और फिर टर्नर फैमिली, डैनियल और उसकी बीवी बच्चे रेबिका, क्लोई और हैना उस घर में आ गए। जब ये पूरी कहानी ऑनर ने रेबिका और डैनियल को बताई तो वो दोनों गुस्से से भर गए। रेबिका की आंखों में आंसू थे, डैनियल का चेहरा गुस्से से भर गया था। तुम्हें ये सब पता था और तुमने फिर भी हमें ये घर दिया, ये कहते हुए कि मिस्टर हार्पर मर चुके हैं और अब वो घर अबैंडेड है। ओ माय गॉड! गौर से तुम दोनों सुनो, अगर मेरी बच्चियों को कुछ हुआ ना तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं, समझ आई? अब चलो हमारे साथ। दोनों ऑनर्स ने सर झुका लिया। सर, आप फिक्र मत कीजिए, आप भी चलिए, हमारा अभी उस घर में जाना ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ हाँ, डैनियल फ़ौरन हैना और क्लोई उस घर से निकली, उनको उस घर से निकालो, प्लीज़ चलो, रेबिका रोती हुई आवाज़ में बोली। डैनियल ने गाड़ी को फुल स्पीड में घर की तरफ मोड़ दिया। रात गहरी, बारिश रुक चुकी, मगर हल्की हल्की बिजली अभी भी चमक रही थी और एवलिन के सामने उसकी मोहब्बत खड़ी थी, जिसके जाने की वजह से इस घर की रौनक भी चली गई थी। ओ डार्लिंग, तुम आ गए। एवलिन जो क्लूही के अंदर थी भागती हुई गई और हार्पर को गले लगा लिया। हाँ डार्लिंग, मैं आ गया। मुझे लगा तुम मुझे छोड़कर चले गए हो। कैसी बात कर रही हो एवलिन? भला मैं तुम्हें और इस घर को छोड़कर कैसे जा सकता हूँ? लेकिन एक बात बताओ, ये लड़की कौन है जिसके अंदर तुम हो? और वो पीछे अलमारी में छुपी हुई छोटी लड़की, ये दोनों कौन है? हार्पर, ये दोनों और इनके माँ बाप हमसे हमारा घर छीनने आए हैं। जब तुम चले गए थे तो ये लोग यहाँ आ गए। इन्होंने मुझे बहुत परेशान किया। ये लोग हमसे हमारी खुशियाँ छीनने आए हैं। मगर तुम फिक्र मत करो, मैं इन्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं सबको मार दूंगी और ना तुम्हें कुछ होने दूंगी ना इस घर को। हार्पर अब सुनकर ये बात उलझा ही था कि पीछे से भागती हुई हैना ने पानी उस पर और क्लोई मतलब एवलिन पर फेंका और कमरे से दौड़ लगाई। इतनी देर में घर के बाहर एक गाड़ी आई। घर बिल्कुल वैसे ही खड़ा था जैसे किसी का इंतज़ार कर रहा हो। रेबिका, डैनियल, ऑनर्स और पुलिस गाड़ी से उतरते हैं। रेबिका की आवाज़ कांप रही थी। डैनियल, हमारी बेटियों को कुछ नहीं हुआ होगा ना? डैनियल तसल्ली देते हुए बोला। कुछ नहीं हुआ होगा रेबिका, हौसला रखो प्लीज़। दरवाज़ा खुद ब खुद खुल जाता है। सब लोग हैरान होते हैं, लेकिन डैनियल और रेबिका हैरान होने के बावजूद अंदर भागते हैं और उन्हें सामने अपना एक लखते जिगर नज़र आता है जो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। हैना भागती हुई अपने वालिदैन के पास आती है और वो दोनों से ज़ोर से गले लगा लेते हैं। रेबिका हैना का सर चूमते हुए रोती हुई आवाज़ में उससे पूछती है, डियर, आप ही कहाँ हैं? जल्दी बताओ प्लीज़। मॉम, वो दोनों आप ही को मार देंगे। कौन? बेटा, कौन मार देगा? डैनियल परेशानी से पूछता है। और फिर सीढ़ियों से आती है क्लोई, जिसके अंदर थी एवलिन और पीछे खड़ा था हार्पर। पुलिस वाले ऑनर्स और यहाँ तक रेबिका और डैनियल क्लोई का ये हाल देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। सामने खड़ी तो उनकी बेटी थी, मगर आंखें किसी और मखलूक की थीं। एवलिन हंसते हुए बोलती है, तुम सब मरोगे। ये कहते हुए वो आहिस्ता से एक कदम आगे बढ़ाती है। उसके आगे बढ़ने से पहले हार्पर आगे बढ़ता है और कहता है, एवलिन। एक लम्हे के लिए वो पीछे मुड़ती है और कहती है
क्या हुआ डियर? हार्पर आगे आता है। उसके हाथ पीछे की तरफ थे। एवलिन, मुझे तुम्हें देखना है। प्लीज़ इस लड़की से बाहर आओ। पर पर हार्पर, मैं इन सबको मार दूंगी, फिर तुम मुझे देखना। और हाँ, इस लड़की को तो मैं इसके अंदर रहते हुए ही मारूंगी। अच्छा डियर, मार देना, लेकिन प्लीज़ इन सबको मारने से पहले मेरी एक बात सुन लो। इस लड़की से बाहर निकलकर मुझे अपना आप दिखाओ, प्लीज़ डियर। हार्पर की ये दरख्वास्त सुनकर एवलिन क्लोई के जिस्म से बाहर निकलती है। उसका असल रूप सबने अब देखा था, जो और भी ज़्यादा डरावना था। क्लोई ज़मीन पर बेहोश गिर जाती है। डैनियल आगे बढ़कर अपनी बेटी को उठा लेता है और पीछे ले आता है। हार्पर एवलिन के बिल्कुल करीब आता है और उसे गले से लगाकर कहने लगता है, ओह डियर, सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं ही सब कुछ ठीक करूँगा। ये कहते हुए वो माचिस की तीली जलाने लगा और उन सबको इशारा करने लगा कि घर से बार की तरफ भाग जाओ, सब के सब। तभी एवलिन हंस देती है, लेकिन वो हंसी दर्द से भरी होती है। एवलिन बोलती है, तुम भी मुझे मारना चाहते हो ना विक्टर? हार्पर के हाथ कांपते हैं। मैं सिर्फ सब सही करना चाहता हूँ डियर। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये लफ्ज़ एवलिन के लिए जहर बन जाते हैं। उसकी आवाज़ बदल जाती है। एवलिन की रूह चिल्लाती है। बिजली तेज चमकती है। दीवारें कांपने लगती हैं। रेबिका और हैना दोनों चीखती हैं। हार्पर एवलिन को बहुत ज़ोर से पकड़ा होता है और बोलता है, ये तब तक कुछ नहीं कर सकती जब तक ये मेरी बाहों में है। तुम सब चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, मुझे छोड़ दो। डैनियल और कुछ पुलिस वाले आगे बढ़कर हार्पर को बचाने की कोशिश करते हैं, मगर हार्पर उन्हें कहता है, मैं इसे छोड़कर नहीं जा सकता, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। मैं इसके लिए ही बना हूँ। सिर्फ मुझे अब भी इससे प्यार है। मैं इसके साथ ही जाऊँगा इस दुनिया से। रेबिका अपनी दोनों बेटियों को पकड़कर बाहर भाग जाती है। डैनियल, ऑनर्स और पुलिस वाले भी बाहर निकलते हैं। सब बाहर निकल जाते हैं। हार्पर एवलिन को नीचे तहखाने में ले जाता है। हार्पर के हाथ में माचिस की तीली थी और एवलिन की रूह रोते हुए उसे दूर जाने की कोशिश कर रही थी। हार्पर माचिस की तीली बिजली के खंभे में फेंकने से पहले बोलता है, आई लव यू एवलिन। वो घर को आग लगा देता है। आग भड़क उठती है। हार्पर और एवलिन का जिस्म जलता है, लेकिन उनके चेहरों पर सुकून होता है। एक आग का धमाका होता है। घर गिर जाता है। सब खामोश खड़े रहते हैं। टर्नर फैमिली एक दूसरे को गले लगा लेती है। रेबिका रोते हुए कहती है, थैंक गॉड। ऑनर्स दूर से देख रहे होते हैं ये सारा मंजर, लेकिन गिल्ट के साथ। पुलिस वाले भी शॉक में होते हैं। टर्नर फैमिली की जान बच जाती है। कुछ टाइम बाद टर्नर फैमिली एक नए घर हंसी खुशी शिफ्ट हो जाती है और वो ये सब भुलाकर ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं।